और आपका बिल्कुल जो था कि सर वैक्सीन लेने के बाद होता है कुछ, तो रेगुलर कम्प्लीटली फिट बैठ गया था मेरे ऊपर। तो वैक्सीन मैं भी फर्स्ट डोज ले लिया हूँ। तो जब से लिया हूँ तो बड़ा लो फील कर रहा हूँ, मतलब वीक प्लस 2 दिन तो एकदम फीवर, पेन एंड कुछ बोल मन ही नहीं कर रहा था करने का। तो अभी समझ में आया कि हाँ क्या होता है। यस 12 आवर के बाद तो उसी दिन मैं आकर पूरा क्लास प्लस भी 2 क्लास ले लिया था, रेस्ट भी नहीं किया। बट अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग सब लोग असाइनमेंट वगैरह तो कल तो सबमिट करना है, हो गया है ना रेडी मोटा मोटी? करते रहिएगा स्टूडेंट, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइज वे में मैं किसी बैच में काम नहीं किया हूँ। 30 मैसेज प्लीज़ सेव करके रख कीजिए सब लोग। 30 था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बनाइएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। When two a small ball of mass m1 and m2 when two a small ball of mass, नहीं पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है। When two a small ball of masses m1 and m2 collide head on, comma, then a part of kinetic energy is usually loss, फुल स्टॉप। इसी में कंटिन्यू कर लीजिएगा। दिस फैक्ट वाज टेकन इन अकाउंट बाय न्यूटन and introducing a dimensionless parameter called coefficient of restitution, ठीक है। डायमेंशनलेस पैरामीटर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हो गया था। कोफिशिएंट ऑफ जब दो कोई पार्टिकल m1 एंड m2 कोलाइड करता है हेड ऑन, तो ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। इस फैक्ट को न्यूटन ने अकाउंट में लिया और उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया और जिसका नाम क्या दिया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, डायमेंशनलेस पैरामीटर E। अब इसमें सबसे मार्केबल पॉइंट है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसा कॉन्सेप्ट है, 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल।
तो उन्होंने बोला ये हेड ऑन, राइट। जहाँ पे हेड ऑन बोले हैं वहाँ पे अंडरलाइन कीजिए। यस, इसका मतलब सेकेंड पॉइंट यहाँ बनना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ restitution is one dimensional concept। तो कोई पूछेगा वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्या है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मैं इस पॉइंट को जनरलाइज करके वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बोला हूँ, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलने से बच रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट ओनली वन डायमेंशनल कॉलिजन में, हेड ऑन कॉलिजन में लगाएंगे। मतलब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, बड़ा करना चाह रहा हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन, इवन इफ इट इज वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, but we can also apply coefficient of restitution in head on collision as well as oblique collision। दोनों जगह पे अप्लाई करके इसका एडवांटेज लेंगे। तो सर कैसे होगा? अभी तो आपने बोला कि इट इज़ वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, या इट व्हेन टू पार्टिकल कोलाइड हेड ऑन, राइट, ये है। बट आगे चलकर उन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया था, और जनरलाइज ये किया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है, इम्पल्सिव फोर्स, राइट, उस डायरेक्शन में इसका आप इवन इफ कोलिजन इज टू डायमेंशनल, मैं लिखवाऊंगा इसको, इवन इफ कोलिजन इज टू डायमेंशनल बट concept of coefficient of restitution can apply in the direction of line of impact। समझे स्टूडेंट? इसका मतलब है कि सर, इसका मतलब ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से जो हम लोग को एडवांटेज मिलेगा वो हर डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में मिलेगा। वो कौन सा डायरेक्शन रहेगा? वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट रहे। अब देखिए, आपको जब सर्कुलर मोशन से पहले रेस्ट एंड मोशन, फिर बाद में सर्कुलर मोशन, तो रेस्ट एंड मोशन में एक मैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पढ़ाया था, राइट, और वहाँ पे ही एक टर्म यूज किया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट। जब दूर जाते रहेगा तो ऐसे हम लोग एक डिफाइन किए थे, डिराइव किए थे, बट उतना ज़्यादा मैं आपको इसमें लेकर नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूज नहीं करूँगा। जितना सिंपलेस्ट वे में हो सकता है वो मैं यहाँ पे करूँगा। तो एक लाइन और लिखिए, इवन इफ कोलिजन इज टू डायमेंशनल, इवन इफ कोलिजन इज टू डायमेंशनल, but we can apply concept of coefficient of restitution in the direction of line of impact, but we can apply concept of coefficient of restitution in the direction of line of impact। It means coefficient of restitution is useful in the direction of line of impact। Yes, it means coefficient of restitution is useful हम लोग के लिए, is useful in the direction of what? Line of impact। line of impact आप निकाल पाएंगे? लाइन ऑफ, जो कॉमन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है उसी को मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोल रहा हूँ, करेक्ट। बहुत आसान है। यहाँ देखिए, इतना बस कुछ लिखाना था, इसे लिखवा लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा देखिए तो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए ये फार्मूला बस याद रखिएगा। यहाँ पे V1 माइनस V2, तो यहाँ भी क्या रखेंगे? मैं इस चीज़ को आप लोग के ऊपर इम्पोज करना ही नहीं चाह रहा हूँ कि आप बस इस चीज़ों में फंसे रहिए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बहुत जगह पे प्रॉब्लम बनने वाला भी छूट जाएगा। एकदम सिमेट्रिकल फार्मूला बना रहा हूँ आप लिए। V1 माइनस V2 इक्वल टू माइनस ई
U1 माइनस U2, ये मैंने नहीं दिया है, ये सर आइजैक न्यूटन का कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे जो ये क्या है, ये है वेलोसिटी, ये है आफ्टर कोलिजन का, ये है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू आफ्टर कोलिजन का, एग्री, इक्वल टू माइनस ई वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू बिफोर कोलिजन का, करेक्ट स्टूडेंट। यहाँ पे 1 2 तो यहाँ भी 1 2, यहाँ पे 2 1 तो यहाँ भी 2 1 कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे -1 माइनस ई रखिएगा। अब माइनस ई किसका, माइनस ई मल्टीप्लाई करेंगे बिफोर कोलिजन वाले के साथ, राइट। ये फार्मूला याद रहेगा सबको, बहुत काम का है, इस पे आज बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 2 तो यहाँ भी 1 2, लेकिन ये जो 1 2 है वो किस डायरेक्शन का, इन ऑल डायरेक्शन, या जो मैं वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, इसको क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, ये है इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट। अब मैं आपको हेड ऑन से ऊपर बाहर लेकर आ गया हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसलिए समटाइम्स यहां देखिए ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लेते हैं कि ये कोई हार्ड सरफेस है और ये है मेरा बॉडी 2, तो इस हार्ड सरफेस पे पार्टिकल ऑफ मास m1, इसको m2 मान लेते हैं, m1 और m2 के बीच में कोलिजन हो रहा है, राइट। तो m1 कोलाइड करके और ड्यू टू स्कैटरिंग ये इस डायरेक्शन में चला गया, ये u1 से आया था और ये v1 से चला गया, करेक्ट स्टूडेंट। और आप जान ही रहे हैं कि अगर ये सरफेस है तो इनिशियल भी रेस्ट में रहेगा, तो फाइनल भी इसको प्रूव कर दूंगा कि रेस्ट में ही रहेगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में एक कोलिजन कैसा कोलिजन है, इज इट वन डायरेक्शनल कोलिजन या इट इज टू डायमेंशनल कोलिजन। भाई ये टू डायमेंशनल तो ऐसे दिख ही रहा है, मेरा पार्टिकल ऑफ मास m1 ही 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, राइट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, करेक्ट ना। अब इस केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बट अलोंग एक्स एक्सिस लगा सकते हैं या अलोंग वाई एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग अगर मुझे इसका एडवांटेज लेना रहेगा इस फार्मूला का, तो अलोंग विच एक्सिस। तो सर विच एक्सिस के लिए तो सर मुझे कॉमन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट देखना पड़ेगा ना, आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। और कॉमन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर मेरा रहता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। तो ये था मेरा कॉमन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यही रहेगा ना। अब हाँ ना बोलिएगा भाई, जो ऑनलाइन में रहते हैं इतना तो कष्ट उठाइएगा कभी कभी। तो ये मेरा रहेगा कॉमन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट। और कॉमन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यही मेरा डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ, यस। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम लेंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम में अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि इससे आपका सॉल्यूशन शॉर्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें अगर अप्लाई करना रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो सर इसमें अप्लाई करना रहेगा तो लिखेंगे v1 बाई माइनस v2 बाई, राइट। मेरा 2a है और 1a है, इक्वल टू माइनस ई u1 बाई माइनस u2 बाई, करेक्ट ना। दैट्स वाई मैंने बोला था कि इवन इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनिशियली दिया गया था हेड ऑन कोलिजन के लिए, बट बाद में इसको क्या बोल दिया गया, इट इज अप्लाई इन, इट इज वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट और एक किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो मुझे 2 डायमेंशनल कोलिजन रहेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर इसको अप्लाई करना है तो बी केयरफुल कि हर डायरेक्शन में आप इसका एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। सिर्फ किस डायरेक्शन में एडवांटेज ले सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एग्री ना। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। यह कोई प्रॉब्लम नहीं लिया हो, जस्ट आपको समझाने के लिए।
लेफ्ट साइड का हटा सकते हैं। ओके, देखिए मैंने अपना बोर्ड को बड़ा कर लिया है आप लोग के लिए। हो गया। लिखे तो टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 two particle of mass m1 m2 whose motion along x axis collide and collision is inelastic collision तो जैसे ही मैं बोल दिया कि टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 इनिशियल मोशन along which axis? along x, but is it compulsory कि दो पार्टिकल बिफोर कोलिजन मूविंग along x एक्सिस तो कोलिजन भी वन डायमेंशनल होगा? या it very much depends on impact parameter value of b, right? बट इसमें मैं उसी सेंटेंस में मैं मेंशन कर रहा हूँ एंड कोलिजन इज ऑल्सो हेड ऑन कोलिजन। देन फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 and 2. Then find out final velocity of 1 and 2. अब मैं दोनों चीज बोल दिया, कोलिजन इनइलास्टिक भी है और वन डायमेंशनल कोलिजन भी है, राइट? तो लेट अस सपोज आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1 हो गया और इसका वेलोसिटी v2 हो गया, और अगर वन डायमेंशनल कोलिजन है तो आफ्टर कोलिजन भी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, करेक्ट? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हाउ मेनी अननोन और मेंशन कर दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ए। अब नेक्स्ट आपके मन में रहेगा कि सर क्या इनइलास्टिक कोलिजन में ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया रहेगा? तो मेरा आंसर है कि भाई जैसा क्वेश्चन का फ्रेमिंग रहेगा वैसा दिया रहेगा, कभी नहीं भी दिया जा सकता है, राइट? और नहीं दिया रहेगा तो दूसरा इन्फॉर्मेशन, अभी तक भी तो काम कर रहे थे ना, कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। एग्री? तो चलिए यहाँ पे एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर आप एडवांस दो अननोन है ना v1 एंड v2, कितना इक्वेशन डेवलप कर देंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी नहीं है, तो दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या हम लोग यहाँ पे पी आई एक्स इक्वल टू पी एफ एक्स लिख सकते हैं? पहला इक्वेशन मिल जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हर टाइप का कोलिजन में, चाहे कि इलास्टिक हो, प्लास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, हर टाइप का कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, करेक्ट? तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगा m1 v1 और प्लस m2 v2। v1 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो डैट यहाँ पे v1 और v2 जो मैं ले रहा हूँ लिखना चाहिए मुझे a, बट अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि u1 u2 v1 v2 और x वेलोसिटी का x कंपोनेंट मतलब अलजेब्रिक सेंस है, देन फाइन। नहीं समझना चाहते हैं तो इसको u2x लिखिए, v1x लिखिए और v2x लिखिए, राइट? और तब ऐसे लिखेंगे m1 v1x और प्लस
m2v2x इक्वल टू m1u1x प्लस m2u2x, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन सर यहाँ से मिलेगा v1x माइनस v2x राइट इक्वल टू माइनस u1x माइनस u2x। इससे फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता है और लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का हम लोग मास्टर है राइट। क्वाड्रेटिक में थोड़ा टाइम टेकन लगेगा बट लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है या लीनियर के फॉर्म में है। और नोन क्या है, नोन है मेरे पास u1x u2x और m1 एंड m2। अननोन तो सिर्फ अननोन क्या है सर, v1x और v2x अननोन है राइट, इसी को निकालना है। क्या आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताएंगे, सॉल्व कीजिए, इसी बारे में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1x एंड v2x। एनीवन जिनका आंसर आ गया, बड़ा है। कोई बात नहीं, बड़ा रहेगा। v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 plus e m1 u1 minus u2 divided by m1 plus m2 और डिवाइड बाई m1 plus m2। अब प्लस 1 प्लस ई है, Yes, sir. देखते हो स्टूडेंट सॉल्व करके इतना आता है v1x के लिए। लीनियर इक्वेशन तो है, आप लोग फास्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। ये आया है ना, Yes, sir. चलिए
तो नहीं था कि एक फार्मूला याद रखने से दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यस सर। तो V2x के लिए क्या लिखेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, M1 के बदले M2, तो M2 माइनस EM1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यहाँ पे क्या रहेगा U2x और प्लस 1 प्लस E1x और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, करेक्ट ना। यस सर। चलिए यहाँ तक हो गया। यस सर। बोलिएगा तब आगे बढ़ूंगा। और जिनसे नहीं हुआ उसको लिख लीजिए और इस फार्मूला को शॉर्ट नोट्स में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए इससे फ़ायदा क्या रहेगा। ई का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। ई का वैल्यू अगर 1 है तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, करेक्ट। आज के बाद याद रखना है। अब परफेक्टली इलास्टिक लिए तो पहले ही ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट। यस सर। और अगर ई का वैल्यू 0 रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, और एक वजह से इसको प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं, ठीक है। परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, एग्री। और अगर ई का वैल्यू 1 से 0 के बीच में, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, 1 ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ई का वैल्यू लाई करता है 0 से 1 के बीच में, राइट। तो 1 के लिए भी देख लिए और 0 के लिए भी देख लिया। अगर इसके बीच में रहेगा तो नहीं है परफेक्टली प्लास्टिक है और नहीं परफेक्टली इलास्टिक है, दोनों का बीच है, राइट। तो इट इज़ वेरी, अब 1 मिनट रुकना है। यहाँ से देखिए, अब मान लेते हैं कि JEE मेन में नेक्स्ट ईयर अगर आ गया कि किस टाइप के कोलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, किस टाइप का कोलिजन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इवन इफ सरफेस आर फ्रिक्शनलेस सरफेस है फिर भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो भाई ई का इंट्रोडक्शन हुआ क्यों था, ई का इंट्रोडक्शन तो वही है ना, ई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जो पार्ट ऑफ काइनेटिक लॉस होता है उसके लिए टर्म एक इंट्रोड्यूस किया गया था, ई, राइट। तो ई का वैल्यू अगर 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल सिस्टम का लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ई का वैल्यू अगर सबसे कम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा लॉस होगा। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, राइट। इसका मतलब मैं लिखवा दूंगा, मैक्सिमम काइनेटिक किस कहाँ पे लॉस होना चाहिए, परफेक्टली इन इलास्टिक में, राइट, जहाँ पे ई का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो एक छोटा सा बात याद रखने से हो सकता है कि वो फटाक से क्वेश्चन बन जाए, राइट। अदरवाइज वहाँ पे मैक्सिमम लॉस होने के लिए dy/dx करते रह जाइएगा, बट यहाँ पे याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए इसके फ़ायदा क्या हुआ, अगर यहाँ पे ई का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो नहीं लगता कि जो पहले हम लोग डिराइव किए वही फार्मूला मिल जाएगा। ई का वैल्यू दोनों में अगर 1 पुट कर देंगे तो सर ये पहले क्यों नहीं बताया, लाइफ कितना आसान होता है, क्वाड्रेटिक सॉल्व बेकार में कर रहे थे, राइट। तो भाई पहले वो भी सीखना था। अगर किसी प्रॉब्लम में अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया रहेगा तब भी तो आना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। समझ रहे बातों को। तो ई का वैल्यू दिया, लेकिन अब ये है कि 1 डायमेंशनल कोलिजन के, 1 डायमेंशनल हर टाइप कोलिजन के लिए ये बेस्ट है। तो सर उसमें ई का अगर परफेक्टली इलास्टिक बोला जाएगा और ई नहीं तो भाई परफेक्टली इलास्टिक बोला ही गया है तो ई क्यों दिया जाएगा, दिया तो जा रहा है, इलास्टिक के लिए 1 है, राइट। तो यहाँ से वो फार्मूला पहले आ जाएगा।
अब शुभांकर इसमें ई का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो दोनों फार्मूला में, और V1x और V2x का वैल्यू बताइए। इफ ई इक्वल टू 0 मतलब परफेक्टली प्लास्टिक के लिए, ठीक है। तो नहीं, परफेक्टली प्लास्टिक बोलने का मतलब है कि दोनों चिपक गया, और जब दोनों चिपक गया इसका मतलब टू बॉडी बिकम सिंगल बॉडी, और जब टू बॉडी बिकम सिंगल बॉडी तो दोनों का वेलोसिटी अलग रहेगा या सेम होना चाहिए। सेम। तो यहाँ पे देखें तो ई का वैल्यू 0 करने से V1x और V2x सेम आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ई का वैल्यू 0 के लिए क्या होगा, m1u1x और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, अब प्लस यहाँ पे एक छूटा हुआ था, क्या यहाँ पे छूट गया है, m2 छूट गया था ना यहाँ पे, ओके। m2 कहाँ पे m1 होगा, हाँ हाँ, आप लोग पहले बताए नहीं डी। चलिए बिल्कुल केयरफुल रहना है, मुझसे भी कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। V1 इसलिए आपको ही कॉपरेट करना पड़ेगा। V1x इक्वल टू ये आ गया, व्हाट V2x, नीचे वाला में ई का वैल्यू 0 पुट कीजिए, कितना आता है सर, m2u2x और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, अब प्लस m1u1x डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखिए तो अलग है या सेम ही है, अब ये नहीं बोलना सर इसमें तो ये राइट में है, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन इज दैट कि इन केस ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बोथ कोलाइडिंग बॉडी बिकम सिंगल बॉडी एंड बोथ आर मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी, राइट। V1x इक्वल टू V2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1u1x और प्लस m2u2x और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद। अब तब एक मिनट, अब तब पूरे सिस्टम का फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, पूरे सिस्टम का फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो कि क्या रहेगा, मिनिमम लॉस ऑफ काइनेटिक या मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक लाइन लिखिए मेरे तरफ से, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं किसी एक बॉडी का बोल रहा हूँ या पूरे सिस्टम का भी बोल रहा हूँ। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम को क्या से लिख सकते हैं, लॉस इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट, और डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। हाफ m1 u1x का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2x का स्क्वायर और माइनस हाफ। अब आफ्टर कॉलिजन अगर ये परफेक्टली प्लास्टिक है तो m1 m2 अलग बॉडी या सिंगल बॉडी, क्या उसके पूरे कंबाइंड मास m1 प्लस m2 मान लें, m1 प्लस m2, और V1x लिखा है शुभांकर या V2x, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा करेक्ट। तो अभी थोड़ा लेंदी लग रहा है बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है,
आप सब लोग लिख लीजिए इसको बढ़िया से। तो मोटा मोटी कोफिस वो तो सब कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो ए पूरा पार्ट ही 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 माइनस दिस बाई दिस कर देंगे, ठीक है। बट देखिए हम लोग को इसको याद नहीं रखना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए, राइट। अगर शॉर्ट नोट्स में रखना है तो देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या हो, शॉर्ट नोट्स लेंदी मत बनाइए। शॉर्ट नोट्स में कि बस कॉम्पैक्ट फॉर्म है कि हाँ आपको ब्रशअप हो जाए, ये नहीं कि उसमें सब कुछ लिख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना होता है। शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि उस शॉर्ट नोट्स का क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि सुबह अगर बैठे तो शाम तक पूरा फिजिक्स रिवीजन। कल मुझे फिजिक्स का एग्ज़ाम देना है, राइट। तो शॉर्ट नोट्स में क्या है, सुबह बैठे अच्छा फिजिक्स रिवीजन कर लेंगे, तो पूरा लॉन्ग नोटबुक तो राकेश सर का आप कवर कर नहीं पाओगे 2 साल का, राइट। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो भूल क्या रहे हैं, प्रॉब्लम बनाने का तरीका नहीं भूलते हैं, भूलते क्या हैं, फार्मूला भूल जाते हैं भाई। तो फार्मूला का की पॉइंट, तो जितना उसको कॉम्पैक्ट लिखिए, राइट। लेकिन एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ बैलेंस शॉर्ट नोट्स। अब हर स्टूडेंट का शॉर्ट नोट्स अपना रहेगा। हो गया ना। बाद में ऐसे बोलिएगा तो अपना खुद का बना लीजिए, बाद में सब हर चैप्टर का मैं खुद शॉर्ट नोट्स जो रेडीमेड है वो दे दूंगा। बट पहले ही दे दूंगा तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनवाने का पीछे मेरा मेन वजह ये है, आप लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। मेन रीज़न है कि शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे डैम श्योर वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन में रिवीजन करते होंगे, क्योंकि उसमें से आपको क्रीम निकालना है, राइट। और डायरेक्ट क्रीम ही दे दें तो काम नहीं हो पाएगा। तैयारी कीजिए। तैयारी करने के टाइम पे जब तैयारी सही से चलते रहता है ना, तो मन में एक अजीब सा खुशी होते रहता है कि अच्छा अब मेरा करियर बन जाएगा, अब कुछ मैं लाइफ में बन जाऊंगा। मेरे तक नहीं होगा तो क्या होगा। जो इस बार बैठने वाले उनसे पूछिए क्या फील होता है, तैयारी करके बैठे हुए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। करियर इतना बड़ा चीज़ है, जितना लाइटली जैसे कभी कभी लगता, जैसे मैं पूछते हुए भी रहता हूँ तो लगता अच्छा इतना क्लास है। भाई क्लास बहुत कंफर्टेबल जोन में आप करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सर थोड़ा दया हो जाता तो अच्छा रहता, मतलब बड़ा टफ लाइफ चल रहा है। कुछ टफ नहीं है। 18 साल पहले 20 साल पहले हम लोग जो अपना स्ट्रगल देखते थे तैयारी करने का तरीका, उसके रिस्पेक्ट में तो आपका 10% भी नहीं है। सब कुछ रेडीमेड है। जब सुबह उठ के क्लास के लिए दौड़ना पड़ता, और मेरा फिजिक्स क्लास 3 आवर का चलता था नॉन स्टॉप 8 से 11। आज के डेट में तो बच्चों का क्लास 1.5 आवर का हो गया है, 3 आवर का, वीक में 4 दिन। और उसके बाद आकर फटाफट पानी पी के फिर पहले उसको रिवीजन करते थे कि आज सर ने क्या क्या बात बोल दिया एक्स्ट्रा, अख्तर सर ने, वो लिखना है वहाँ पे। तब जाकर खाना भी बनाना है, खाना है, रेस्ट करना है, फिर से उठना है, फिर डीके सिंह के क्लास के लिए भागना है। बट उसी को मैं एंजॉय कर रहा था, इसमें रो नहीं रहा था कि हाँ मुझे इतना काम करना पड़ा है। इसी के लिए, उसी काम के लिए गाँव से पटना आया था। एनीवे, ये सब कहानी चलते रहेगा। पहले अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मोटा मोटी इतना ही थ्योरी था, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें प्रॉब्लम ही इसका थ्योरी रहेगा। एक प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। ये आपको HCB में भी प्रॉब्लम मिलेगा। पेज नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 23। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है। पेज नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 23, वॉल्यूम फर्स्ट। आप लोग देख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 155। बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व मैं करता हूँ, साथ में सॉल्व करते हैं।
हो गया है ना? यस सर। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग? चलिए इस मिनट, कैसा कोलिजन है? ये 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल है, ओके। ए पार्टिकल ऑफ मास m v स्पीड से आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इस वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो मुझे नहीं पता है, मान लेते हैं कि v स्पीड से आया और ये v डैश स्पीड से चला गया, और क्वेश्चन में सरफेस को हैविंग सम फ्रिक्शन या फ्रिक्शनलेस सरफेस बोला गया है। फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो कुछ नहीं बोला गया है तो फ्रिक्शनलेस लेंगे डिफ़ॉल्ट में, राइट? यस सर। तो अगर अब यहाँ पे मी इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखिएगा, तो मान लेते हैं कि ए थीटा है फाई, इस एंगल को क्या मान लेते हैं? फाई, करेक्ट। और इसको भाई मैं मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2, इस सरफेस को मैं मान लेता हूँ 2 और इस पार्टिकल को मान लेता हूँ 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। और इस क्वेश्चन में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 1% एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तो बोलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किस डायरेक्शन के अलॉन्ग लगाएंगे? व्हाट द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट? तो बाई एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इवन इफ इट इज 2 डायमेंशनल, बट वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, बिकॉज वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट। तो क्या उसके लिए लिख सकते हैं v1 बाई माइनस v2 बाई इक्वल टू माइनस ई u1 बाई माइनस u2 बाई? अब बिकॉज ये मेरा ग्राउंड है, सरफेस है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल भी तो 0 रहेगा। यस सर। ऐसा तो नहीं कि इस छोटा सा पार्टिकल के टक्कर से मूव करना स्टार्ट होगा, राइट? ऐसा तो होगा नहीं। और किसी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, तो भाई m2 ग्रेटर देन m1, इसको अप्लाई कोलिजन में जो फार्मूला रेडीमेड डेवलप किए हैं ना, उसको अप्लाई करके देख लीजिएगा, तो इसका क्या है, v2 0 ही मिलेगा, करेक्ट। एनीवे, तो v1 बाई कितना लिखे हैं? ये है मेरा 1, v डैश कॉस फाइव, अब v2 बाई तो हो गया 0 माइनस ई, u1 बाई कितना लिखे हैं? इनिशियल वेलोसिटी, गलत, ए एंगल कितना हो जाएगा कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ए थीटा रहेगा, तो ए भी तो थीटा रहेगा, तो ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना। यस सर। तो क्या लिखेंगे? यस, v cos 180 माइनस थीटा, राइट? देखिए तो मैंने सही लिखा। यहाँ तक समझने में किसी मेडिकल जाने वाले किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम? ठीक है, तो न्यू बैच के स्टूडेंट आप लोग को प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो मेरा वेक्टर का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए सिखाया गया है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैं एक ही फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो v डैश कॉस फाइव इक्वल टू माइनस ई, और कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस कर दें, ई वी कॉस थीटा। ये मेरा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और क्वेश्चन का डिमांड है कि निकालना है फाई, क्या निकालना है? फाई निकालना है, करेक्ट। तो ये तो हम लोग किसका एडवांटेज लेकर काम कर लिए? ये मैंने एडवांटेज लिया किसका? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट का। अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए सिर्फ 1 पे। यहाँ देखिए, एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपके पास 2 अननोन है, अभी भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। v डैश भी अननोन है और फाई भी अननोन है, सॉल्व होगा एक 1 इक्वेशन से? तो 1 मोर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? अब आप सिर्फ 1 पे, तो सिस्टम क्या माने वो तो मेरी मर्जी है। इस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए मैंने 1 और 2 को सिस्टम मान लिया। अब मुझे 1 और इक्वेशन डेवलप करना है, उसके लिए समटाइम्स अगर ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा कि कैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इज इट कंपलसरी कि m1 m2 को साथ साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं?
या समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट M1 को अलग सेपरेट करके भी तो बनाते हैं। इन सिमिलर फैशन सिर्फ यू जस्ट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन वन, सिर्फ आप पार्टिकल वन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एट द टाइम ऑफ कॉलिजन उस पे फोर्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो सर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, किस टाइम का? एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, राइट। यहां देखें, एक तो इसका mg रहेगा ही और एक बहुत बड़ा n रहेगा, इम्पल्सिव, राइट। उसके इसके रिस्पेक्ट में इसको तो हम लोग माइनस भी कर देंगे, बट क्या जिस टाइम पे कोलाइड करेगा उस टाइम पे कॉमन एरिया के अलोंग इस पे कोई फोर्स लगेगा? काइंड ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एग्री ना। जब यहाँ से आ रहा था तो इस पे फोर्स किधर लग रहा था? mg नीचे, राइट। और जब जा भी रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है? mg, राइट। तो ड्यूरिंग होल मोशन किसी भी टाइम पे, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, क्या अलोंग एक्स एक्सिस को भी फोर्स लगा है? भाई नहीं लगा है, राइट। इसका मतलब सर नहीं लगा है, तो व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन वन, अगर सिर्फ हम लोग वन का बात करते हैं, सिर्फ मैंने वन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो क्या एक्स जीरो रहेगा? और अगर एक्स जीरो रहेगा तो क्या वी एक्स को कांस्टेंट बोल सकते हैं? अब वी एक्स कांस्टेंट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, नॉट वेलोसिटी, उसका एक्स कंपोनेंट, राइट। इसका मतलब है कि u1x इक्वल टू v1x, एग्री। बिफोर कोलिजन का एक्स कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन का एक्स कंपोनेंट। वजह कोई पूछा क्यों, तो बोला है एक्स ड्यूरिंग होल मोशन, चाहे बिफोर कोलिजन कोई भी फोर्स का कंपोनेंट लॉन्ग एक्सिस था ही नहीं, ड्यूरिंग कोलिजन भी नहीं था। ड्यूरिंग कोलिजन भी रहता तो हो सकता है थोड़ा सा झटका मिलता, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता था, आफ्टर कोलिजन भी नहीं था, राइट। तो हम लोग को तो आफ्टर कोलिजन तो वेट ही नहीं करना था, हम लोग का काम तो सिर्फ बिफोर और जस्ट आफ्टर में ही था। बट फिर भी मैंने आपको विजुलाइज करवाया, हम लोग को यहाँ से मतलब ही नहीं था, यहाँ से मतलब था क्या? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर से मतलब था, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर से मतलब था। एनीवे, तो v1x की तो u1x कितना है? तो सर ये तो v है और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो क्या v साइन थीटा बोल सकते हैं? और इसके लिए क्या बोलेगा सर? v, इसके लिए क्या बोलेंगे? v डैश साइन फाई, एग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। और आपको चाहिए क्या? आपको v डैश चाहिए या फाई चाहिए? अच्छा, दोनों निकालने के लिए बोला गया है। ओके, दोनों निकालने के लिए बोला यस। एक काम कीजिए, पहले सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, उल्टा करके डिवाइड कीजिएगा। इसी इक्वेशन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? v डैश साइन फाई इक्वल टू v साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या होगा स्टूडेंट? बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या आप लोग साथ। tan phi इक्वल टू 1/e, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई ए। अब एक मिनट रुक जाइए, यहाँ देखिएगा,
बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। अगर ई का वैल्यू 1 हो जाए देन, एक मिनट, पहला बात तो कि बस इतना ही भाई। सर ऐसे कोई चीज़ को माहौल बना के बोलना चाहिए ना। सर ई का वैल्यू 1 हो गया तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, राइट। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में, रे लाइट में जो 9th या 10th में पढ़े हैं ना, लाइट ऑप्टिक्स, उसमें दो लॉ होगा, राइट। उसमें पहला लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक प्लेन में होता है, राइट। तो भाई न्यूटन उस पर, वो जो लाइट पे भी काम न्यूटन का किया हुआ है। उन्होंने लाइट को, एक मिनट, लाइट को उस टाइम के, लाइट का दो कैरेक्टर होता है, ड्यूअल कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर जिसका नाम फोटोन, पार्टिकल, राइट, और दूसरा कैरेक्टर जिसका नाम वेव, राइट। तो एक्चुअल में जो रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में देखते हो एकदम रे ऑफ, नाम ही रे, ऐसे दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, ऐसे दिखाते हैं क्या। तो ऐसे क्यों दिखाते हैं, इसका मतलब पार्टिकल मान रहे हो, राइट। अगर वेव रहेगा तो ऐसा ऐसा मोशन दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। तो एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स में भी उन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलने का मतलब क्या, कि फोटोन का सरफेस के साथ कोलिजन को इलास्टिक माने होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो फैक्ट इज दैट कि एक्चुअल में फोटोन का कोलिजन रिफ्लेक्शन में सरफेस के साथ इलास्टिक कोलिजन माना गया है। कैसा कोलिजन माना गया है, इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया है। एग्री। आप लोग को समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके सेकेंड, तो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये रहेगा, इफ ई इक्वल टू 1 देन फाई इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है इफ एनी पार्टिकल कोलाइड इलास्टिकली विथ सरफेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्री। इसको लिख लीजिए, भूल जाइएगा। आज एक पॉइंट और भी बोले हैं, उसको भी अगर टाइम है तो लिख लीजिए। फोटोन वाला बात जो मैंने बोला, इसका मतलब फोटोन जो पार्टिकल, रे ऑप्टिक्स में फोटोन जो पार्टिकल मानते हैं लाइट का, जानते हैं ना फोटोन क्या होता है, और स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी। तो उसका भी कोलिजन सरफेस के साथ क्या माना गया है, इनइलास्टिक या इलास्टिक, तभी लॉ आया है, राइट। ओके नेक्स्ट, ई का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई ई। एग्री। इस बात के लिए तो डैम श्योर है कि थीटा और फाई 90 से ज़्यादा, बड़ा छोटा यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी बड़ा नहीं होगा, चाहे थीटा हो या फाई हो, मैग्नीट्यूड बाई 90 से 90 के मैक्सिमम 90 के बराबर हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेज, 0 से 90 तक तो ये बोल सकते हैं ना। तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कौन सा वैल्यू बड़ा है, नहीं इसमें नहीं, ये एक मिनट, ये तो इक्वल है ना। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन है tan फाई, करेक्ट, और इसको ऐसे लिख लीजिए अगर ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं तो, tan फाई बाई tan थीटा इक्वल टू 1 बाई। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोलिए 1 बाई का वैल्यू लेस देन 1 या मोर देन 1 अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, 1 बाई मोर देन 1 ना। 1 को 1 से छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 से और छोटा मिलेगा या 1 से बड़ा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं tan फाई ग्रेटर देन tan थीटा, tan फाई बाई tan थीटा ग्रेटर देन 1।
इसका मतलब है टेन फाई ग्रेटर देन टेन थीटा। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं फाई ग्रेटर देन थीटा? Yes, sir. इसका मतलब है कि फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर ऑल इनइलास्टिक कोलिजन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से पक्का बड़ा होगा, राइट? Yes, sir. नॉर्मल के पास जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा? हो जाएगा. ये बड़ा हो गया ना, Yes, sir. नॉर्मल से दूर जाएगा। तो ऐसे भी लिख लीजिएगा जैसे मैंने बोला है। हो गया? Yes, sir. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ, sir. चलिए, अब स्टूडेंट अगर ई का वैल्यू 0 हो जाता तो क्या होता? नीचे हो जाता. भाई अनडिफाइंड तो होगा मैथमेटिकली। आप लोग को ठीक है, मैथमेटिक्स अब बढ़िया हो गया है, इसका मतलब नहीं कि बस इतना ही बोलेंगे। सर ई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो सर ए वैल्यू, ये मेरा डिस्टर्ब हो रहा है या किसी और का डिस्टर्ब हो रहा है? कहने का सेंस है कि ई का वैल्यू 0 होगा सर, तो यहाँ पे ए वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, राइट? Yes, sir. तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब आगे तो कुछ बोलिए। यस सर, तो हो गया। ई का वैल्यू 0, देन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब भाई ये चिपकेगा नहीं, इस सरफेस के साथ लगते हुए ऐसे जाएगा, क्योंकि इसका एक्स मोशन तो रहेगा ही, राइट? क्योंकि रफ सरफेस नहीं है। इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 होगा क्या? No, sir. तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फाई जो एंगल था वो नॉर्मल से मेजर कर रहे थे, तो फाई 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा होने का बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। पेपर पे मानने में, व्हाइट बोर्ड मानने में क्या जाता है, राइट? Yes, sir. तो अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन रहा तो ये ऐसे आएगा, अब वापस ऐसे नहीं जाएगा, इसको टच करते हुए ऐसे जाएगा, राइट? क्योंकि एंगल कितना मेंटेन करना पड़ेगा उसको, 90 डिग्री, करेक्ट? Yes, sir. कभी कभी बॉलर को बॉल करते हुए नहीं देखते हैं कि बॉल किया और वो बॉल उठा ही नहीं क्रिकेट में, राइट? वो टच करते हुए चला गया। तो ये सिचुएशन रहेगा। तो ये तो था, कोई आज के बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो गया है कि कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस के साथ नॉर्मल से कुछ एंगल बनाकर अगर कोलाइड करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, छोटा तो कभी नहीं होगा। पक्का? Yes, sir. छोटा होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, छोटा नहीं होगा, राइट? अब बाकी एक और चीज़ निकालना था, वी डैश। तो वी डैश के लिए क्या कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, राइट? Yes, sir. तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो वहाँ से आपको निकल जाएगा वी डैश। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शायद 1 हो जाएगा, यही है ना? Yes, sir. स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग क्या आता है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? वी डैश इक्वल टू वी रूट ओवर, हाँ, 1 प्लस ई स्क्वायर, यही आता है। ठीक है, और अगर ई का ए नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। कितना आया थोड़ा बता सकते हैं स्टूडेंट?
v डैश इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? ओके, ई ओके नाउ फाइन। अब देखिए फ़ायदा क्या होगा, अगर ई का वैल्यू 1 रहता तो ई का वैल्यू 1, तो ये हम लोग कितना बार एक काम कर चुके हैं कि इलास्टिक कॉलिजन में जिस स्पीड से कोलाइड करता है उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट होता है, राइट? If any ball collide elastically with any hard surface, then just before collision speed not velocity and after सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे E का वैल्यू 1 रखते हैं तो V डैश इक्वल टू V मिल गया। ये प्रूफ है आपके लिए, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड बोल रहा हूँ, राइट? तो दोनों चीज़ यहाँ से जनरलाइज कर लिए, राइट? और अगर E का वैल्यू यहाँ पर 0 रहता देन तो v डैश इक्वल टू v साइन थीटा मिलता। v डैश इक्वल टू क्या मिलता? v साइन थीटा। सिर्फ x मोशन बचा रहता, ये मिलना भी चाहिए था, राइट? सिर्फ x v साइन थीटा क्या था? x कंपोनेंट था ना। यस, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो एक्चुअली में देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक थॉट दिया कि ठीक है एच सी वर्मा का वो क्वेश्चन था तो उन्होंने हर टाइप का प्रॉब्लम दिया है, बट एक्चुअल में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम स्पीड बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को देखते हैं तो ये नहीं कि चलो वर्कआउट का प्रॉब्लम है, आंसर आ गया, अगर नहीं बना तो देख के बना लीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट रुकना बनता है कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम से कुछ नया सीख रहे हैं क्या, कुछ जनरलाइज कर सकते हैं क्या, तो ये इस तरीके से आपको माइंड डेवलप हो जाएगा। एनीवे, अब इसी बात पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन। सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। इफ पार्टिकल ऑफ मास m drop from a height h and after rebound it attained a height h/2. After rebound it attained height h/2, मतलब यहाँ से यहाँ आया, अब वापस रिबाउंड होने के बाद कहाँ तक सिर्फ जा पाया? h/2 तक। समझा स्टूडेंट? अब भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिबाउंड करेगा, शिफ्ट करके फिर यहाँ से जाएगा। डायग्राम को नीट एंड क्लीन के लिए दिखा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अच्छा यहाँ के आकर फिर यहाँ कैसे जाएगा इसी लाइन पे, ठीक है? समझे ना सब लोग सामने वाले? ओके। अदरवाइज कुछ देर बाद पूछेगा सर यहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट हो गया, तो उनके लिए बोल रहा हूँ यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ, डायग्राम को क्लियर होने के लिए यहाँ पे मैं दिखाया था। देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक मिनट, तो सर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्यों निकालने के लिए बोले? तो भाई अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन रहता तो जिस स्पीड से यहाँ पे कोलाइड करता उसी स्पीड से रिबाउंड होता, और अगर उसी स्पीड से रिबाउंड होता तो इनिशियल हाइट के बराबर जाता। समझे? इसका मतलब डैम श्योर कि कोलाइड किया है तो थोड़ा साउंड क्रिएट किया होगा, और जनरली ऐसा होता है। तो साउंड जो हुआ तो साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो साउंड एनर्जी चला गया वो काइनेटिक एनर्जी का ही तो लॉस हो गया, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होने का मतलब इसका स्पीड का लॉस हो गया, राइट? स्पीड रिड्यूस हो गया। तो जब आफ्टर रिबाउंड इसका वही स्पीड रहेगा जो बिफोर था, या थोड़ा कमती हो जाएगा। और लास्टली मेरा क्वेश्चन यही है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कौन सबसे फास्ट सॉल्व करते हैं? और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट किस डायरेक्शन में लगाएंगे? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट?
आप लोग ट्राई कीजिएगा या मैं सॉल्व करूं? ठीक। यस, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ई का वैल्यू क्या होगा समझे? हाँ बोलिए। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं। हाँ अभी सही लग रहा है कुछ। सब लोग सॉल्व कीजिए, खासकर मेडिकल के बच्चे, या आपको इस क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलेगा बनाने के लिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ऐसे अगर फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। यस, देखिए तो सबसे पहले ये देखिए मैंने सही लिखा है, जस्ट ब्लर नहीं है, ठीक है। जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी एट बी, जस्ट बिफोर, क्या मैं v बाई बी इक्वल टू -√2gh लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकते हैं ना? या मुझे डिराइव करके निकालना पड़ेगा रेस्ट मोशन से? हो जाएगा, ओके। जस्ट बिफोर तो पता चल गया पार्टिकल का, जस्ट आफ्टर भी, जस्ट आफ्टर निकालने के लिए क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? जस्ट आफ्टर के लिए तो सर जस्ट आफ्टर कैसे निकलेगा? तो भाई जस्ट आफ्टर ऐसे निकलेगा, फाइनल बाई कितना सर? फाइनल बाई h/2, एग्री। इनिशियल बाई कितना? 0, करेक्ट। अब v/² इक्वल टू u/² आप प्लस 2a/, डेल्टा वाई का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। और मैं जस्ट आफ्टर के लिए बी से सी तक का मोशन का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये फाइनल क्या रहेगा? फाइनल रहेगा मेरा सी का वेलोसिटी, सी पे तो 0 ना, और मुझे चाहिए था क्या? यू वाई क्या है? जस्ट आफ्टर कोलिजन एट बी, वेलोसिटी एट बी जस्ट आफ्टर कोलिजन, उसी को मैं यहाँ पे बी से सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी मान रहा हूँ। ये तो फार्मूला ऐसे अप्लाई करते तो समझते हैं ना कि सेंस कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं। Yes, sir. तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से
और ए वाई कितना है सर, ए वाई है माइनस जी, तो हो जाएगा माइनस 2g, राइट। और डेल्टा वाई कितना, h/2, एग्री। तो यू बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो सर GH, करेक्ट। तो यू वाई के लिए क्या लिखिएगा, तो यू वाई के लिए दो वैल्यू है, प्लस माइनस GH, माइनस वाला नहीं लेंगे, एग्री। यू वाई स्क्वायर इक्वल टू दो वैल्यू मिल रहा है ना, तो हम लोग माइनस को नहीं लेंगे, जा रहा है ना। तो यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, +√/GH, करेक्ट ना। और यही क्या है, एक्चुअली यही है वेलोसिटी एट b और जस्ट आफ्टर कॉलिजन, करेक्ट। मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, आपको बाद में एक पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। तो √/GH मिल गया। अब कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का तो आप यूज कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन कौन सा डायरेक्शन में, लॉन्ग वाई एक्सिस ही लगाना है, तो क्या इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप 1 मान लीजिए, इस पार्टिकल को, और सरफेस को 2 मान लीजिए, राइट। कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है, किसी एक पार्टिकल को लगेगा या जब तक कोलिजन के लिए है, जिसका कॉन्सेप्ट फॉर कोलिजन, तो कोलिजन तो दो चीज़ के बीच में होगा, राइट। तो मेरा एक चीज़ क्या है, पार्टिकल, और दूसरा क्या है, सरफेस, राइट। तो क्या उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, V1 बाई माइनस V2 बाई इक्वल टू व्हाट, माइनस E, बोलिए, U1 बाई माइनस U2 बाई, भाई V2 स्टैंड फॉर द सरफेस, ए तो 0 रहेगा, ए भी 0 रहेगा, किसी को प्रॉब्लम है। हो गया, अब बोलते ही नहीं। चलिए, तो V1 बाई के लिए क्या लिखे हैं, V1 बाई के लिए सर ओ लिखना पड़ेगा आपको, √/GH, राइट। अब माइनस E, U1 बाई के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए वाला, राइट, माइनस √2GH, करेक्ट। अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो देखिए, तो यहाँ से E का वैल्यू 1/√2 आ गया, दिस इज द आंसर, ठीक है, एग्री ना। इसको हटाएं, लिख लीजिए आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन वेरिएबल मास का भी करवा देंगे, ठीक है। वो भी देखते हैं, नीट में कभी कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरिएबल मास समझते हैं, मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूटन का मैकेनिक्स में ही। समथिंग है, कोई गाड़ी जा रहा है, इसका मास m है, ऊपर से ऐसे मास कोई इस पे आ रहा है, राइट। तो इट इज काइंड ऑफ वेरिएबल मास जैसा हो गया, राइट। अच्छा हाँ, गाड़ी चलते रहेगा तो डीजल भी तो खत्म होगा, इट इज काइंड ऑफ वेरिएबल मास, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया। लिखने के बाद बोलिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं कि लिख के चुप रहे हैं, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। चलिए, सेम डायग्राम, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। लैंग्वेज बनाना चाहेंगे तो एक लाइन लिख लीजिए, इफ़ ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट h, इफ़ ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट h एंड आफ्टर 2 रिबाउंड। अच्छा, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज h/2 ही दिया रहेगा? ये तो मेरी मर्जी है ना, मैंने लिख दिया था, राइट। इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास m, नहीं कुछ स्टूडेंट सोचते हैं मेरे जैसा बिल पावर रहता है, जब तक मैं अख्तर सर से फिजिक्स नहीं पढ़ा था तो मैं HC ब्राउन का ऑब्जेक्टिव को रट जाता था, जो नहीं समझ में आया उसको, तो वैसा मत कीजिएगा। यानी कि h/2 रह भी सकता, नहीं भी रह सकता भाई, आपको पेन चलाना पड़ेगा।
if particle of mass m released from height h and after two rebound it attained height h by 2, then find out coefficient of restitution. Solve it. Same h by 2, but O h by 2 after 2 rebound, right? Yes, sir. 2 rebounds बनते हैं ना? Yes, sir. ठीक है. वन वाई फिर से बोली तो 1/√1/2 या दिस वन मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं ये किनका आंसर है? वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर. बाकी लोग सॉल्व कीजिए.
करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, देखिए तो वो मैच करता है, E = 1/2 के पावर 1/4। वेरी गुड। प्रियांशी कश्यप, आपका आंसर आया? देखिए तो कुछ सिचुएशन ऐसा ही है ना, पहले फर्स्ट रिबाउंड किया, कोई हाइट h' पे गया होगा और फिर वापस आया होगा, और फिर सेकंड रिबाउंड करने के बाद h/2 हाइट अटेंड किया, राइट। एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अब यहाँ देख लीजिएगा, पहले B से D की बात ही कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ? जस्ट आफ्टर सेकंड रिबाउंड। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में बना सकते थे। अब यहाँ देखना है, आफ्टर सेकंड रिबाउंड B से D के बीच का अगर बात करेंगे तो क्या डायरेक्टली इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं? एग्री? ए वैल्यू तो 0 रहेगा, u/² और -2g, क्या h/2 लिख सकते हैं? किसी को प्रॉब्लम है, तकलीफ है? तो √/gh। एग्री? इसका ये जो मेरा वेलोसिटी है वो जस्ट आफ्टर सेकेंड रिबाउंड है, जस्ट आफ्टर सेकेंड रिबाउंड, जिसको मैंने यहाँ पे uy बोला है, राइट। जो भी ऑनलाइन में है, थोड़ा अगर समझ में आ रहा है तो बोलिएगा कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा। बिटवीन द मोशन ऑफ B एंड D, राइट। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन का मतलब जस्ट बिफोर फर्स्ट रिबाउंड, करेक्ट। V/B इक्वल टू क्या, हम लोग अगर यहाँ पे जस्ट यहाँ देखना है और सुनना है दिमाग खोलकर, ठीक है। जस्ट बिफोर अगर स्पीड V है, स्पीड बोल रहा हूँ, V जस्ट आफ्टर V' बना होगा, इस V' की वजह से h' गेन किया होगा, राइट। वापस आया होगा, तो यहाँ देखिए आपको मोशन अंडर ग्रेविटी 1 डायमेंशनल मोशन तो पढ़ा चुका हूँ, मोशन रेशनल मोशन में। तो जिस स्पीड से जाता है वापस उसी स्पीड से तो आएगा। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर V' से रिबाउंड हुआ तो जब वापस आएगा तो जस्ट सेकंड रिबाउंड से पहले इसका स्पीड V' ही रहेगा। किसी को प्रॉब्लम है? जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से वापस आता है। तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन अगर इसका स्पीड V' है तो वापस जब सेकंड कोलिजन के लिए आएगा तब भी उसका स्पीड V' ही रहेगा। एग्री ना? अब मान ले, और यहाँ पे सेकेंड रिबाउंड के टाइम पे इसका स्पीड को V' मान लेता हूँ, करेक्ट। और अगर V' और V', अब इन सब में मुझे रिलेशन चाहिए। एग्री? अब V' चाहिए इन टर्म्स ऑफ V और V' भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ V। कैसे निकालेंगे?
सर बहुत आसान है, इसी दिन के लिए कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। चलिए बाद में भी का वैल्यू तो स्पीड तो हम लोग को पता ही है √2GS, किसी को प्रॉब्लम? चलिए तो क्या हम लोग फर्स्ट कोलिजन का अगर बात करेंगे, फर्स्ट कोलिजन का, तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं? V1 बाई, इसको 1 मान लेते हैं, सरफेस के 2, V1 बाई माइनस V2 बाई इक्वल टू माइनस ई U1 बाई माइनस U2 बाई, करेक्ट। ए तो 0 और ए भी 0, और यहाँ पे V1 बाई के लिए क्या मैं V डैश लिख सकता हूँ? V1 बाई के लिए V1 बाई, तो भाई जस्ट आफ्टर कोलिजन बाई कंपोनेंट तो पॉजिटिव ही तो रहेगा, उसका ऊपर की तरफ जाएगा, उछलकर, राइट। और वो क्या है? इट इज V डैश, राइट, इट इज V डैश। तो V डैश माइनस 0 इक्वल टू माइनस ई, और U1 बाई का काम यहाँ पे कौन करेगा? माइनस भी करेगा, राइट। U1 बाई का काम यहाँ पे कौन करेगा? माइनस भी। सब लोग एग्री हैं तो आगे बढ़ूंगा। अब माइनस माइनस बिकम्स, तो सर भीड़, देखिए एक पैटर्न पकड़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, धीरे धीरे करके एकदम IIT एडवांस लेवल पर चला जाऊँगा। इसमें पूछा हुआ IIT एडवांस का ही क्वेश्चन की तरफ जाने वाला हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो V डैश इक्वल टू क्या हो गया सर? EV हो गया, राइट। यहाँ तक क्लियर? V डैश इक्वल टू EV। अब सेकेंड कोलिजन का डिस्क्राइब करते हैं, तो सेकेंड कोलिजन के लिए यहां देखिए, यस, U1 बाई का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या था? जस्ट बिफोर कोलिजन बना लेते थे, तो जस्ट बिफोर कोलिजन पार्टिकल 1 का बाई कंपोनेंट क्या रहेगा? ये है मेरा बाई एक्सिस ऊपर की तरफ, और ये है मेरा इसका मैग्नीट्यूड। तो प्लस भी लिखे या माइनस भी लिखे, आप खुद बताइए। मतलब इस फार्मूला में आपको दिमाग ओपन रखना पड़ेगा कि किसके लिए क्या माने हैं, ठीक है। फार्मूला यही है। चलिए सेकंड कोलिजन के लिए फिर से क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं? V1 बाई माइनस V2 बाई इक्वल टू माइनस ई U1 बाई माइनस U2 बाई। अब आप ही से शुभांकर, U1 बाई के लिए यहाँ पे क्या लिखें? वेरी गुड, माइनस V डैश, राइट। जिस स्पीड से ऊपर जाएगा वापस सेकंड कोलिजन के लिए उसी स्पीड से आना पड़ेगा। ऐसा हम लोग पढ़े हैं रेशनल मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन, राइट, करेक्ट ना। यहाँ पे V1 बाई का काम कौन करेगा? V डबल डैश प्लस V डबल डैश, राइट। जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड V डैश, डायरेक्शन अलग नीचे की तरफ, जस्ट आफ्टर कोलिजन स्पीड V डबल डैश, राइट, ऊपर की तरफ, राइट। तो क्या इसके लिए V डबल डैश कर दें? ये टर्म तो हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा? 0, राइट। माइनस ई, अब माइनस V डैश लिखें, तो V डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया सर? माइनस माइनस बिकम्स प्लस कीजिए, राइट, ई V डैश, राइट। एक मिनट, अब V डैश का वैल्यू यहां से उठा के वहां डाल देना है, तो V डबल डैश इक्वल टू ई स्क्वायर भी हो गया। पहला कोलिजन में किस स्पीड से जाएगा? EV से ऊपर की तरफ। दूसरा कोलिजन में किस स्पीड से जाएगा? E स्क्वायर V से। तीसरा कोलिजन होता तो EQ भी रहता, EQ3 नहीं, EQ भी। अब फोर्थ कोलिजन रहता, राइट। सर ये बहुत बढ़िया चल रहा है लाइफ, और अब ऐसे कर देते हैं। यहाँ देखिए, किसी बॉल को एक्सपेरिमेंट अभी मत कीजिएगा लेकिन कभी टाइम मिलेगा ना, कभी मन नहीं लगता रहेगा, तो एक कंचा उठाइएगा और अपने सरफेस पर रख दीजिएगा और देखते रहिएगा कितना बार ऐसे करता है, रिबाउंड होता है। बहुत बार रिबाउंड होगा, और रिबाउंड होते होते हाइट कम होते कम जाएगा, राइट। तब पूछ लिया जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब सारे रिबाउंड का टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो उसमें एक पैटर्न मिल रहा है, जस्ट आफ्टर वन कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन के बाद क्या रहेगा? ई भी, दूसरा कोलिजन के बाद ई स्क्वायर भाई, तीसरा कोलिजन के बाद ई क्यू भी,
E4 E के पावर 4 भी एंड सो ऑन, राइट। एक मैथमेटिक्स में इसी दिन के लिए जीपी सीरीज पढ़े थे, तो जब सीक्वेंस सीरीज पढ़े थे तो आज अच्छा फील होगा कि अच्छा काश पर, हाँ जो नहीं पढ़े हैं वो सोच रहे होंगे, लेकिन उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। हो समझ में आ गया। तो अभी तो बस 2 ही कोलिजन लिया हूँ, करेक्ट। अब ये जो वैल्यू है, ए वैल्यू यहाँ देखिए, और ए वैल्यू अलग वैल्यू है या सेम वैल्यू है, देखिए तो पहले ही तो काम करके रखे थे, यही तो मेरा वी डबल डैश था। तो अब देखिए, आप फर्स्ट टाइम आप मेहनत किए हैं, यहाँ मेडिकल वाले बच्चे देखिएगा, ये आपका मेहनत काम में आ जाएगा एग्जाम में, याद रहेगा मेरा बात कि हाँ सर ने बताया था कि ई वी ई स्क्वायर वी ई क्यू भी ऐसे चलता है, तो वहाँ पे इस चीज़ को बचा सकते हैं। ये तो मैं एज ए टीचर मुझे पढ़ाना है, सबको समझाते एकदम सिस्टमेटिक सोल्यूशन लगने के लिए, और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे अगर बनाना रहता तो मेरे लिए हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो वी डबल डैश इक्वल टू है ई स्क्वायर वी ना। अब वी डबल डैश कितना था स्टूडेंट, तो सर रूट ओवर जी एस था, राइट। तो ई स्क्वायर, अब वी कितना था, वी तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं ना, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ से सर 1/√2 हो गया, राइट। मतलब 1/2 के पावर हाफ है, राइट। तो ई क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 1/4 हो जाएगा, एग्री। तो ये तो नहीं लगता कि ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये जे मेन लेवल का भी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लूँगा, वो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या इसमें स्टेटमेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इसमें तो खुद ही लिख सकते हैं आप, पैटर्न शॉर्ट में रख लीजिएगा इसको कि इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में ऐसे पैटर्न चलता है। जस्ट आफ्टर कोलिजन ई भी होता है, लेकिन इट इज द कॉन्सेप्ट फॉर 1 डायमेंशनल कोलिजन, राइट। सेकेंड के बाद ई स्क्वायर भी एक पैटर्न चल रहा है, और आप क्या सोच रहे हैं कि एक ही बार बनाकर छोड़ देंगे। और चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेडिकल के क्वेश्चन में आप मेडिकल की तैयारी करते सुबह का मिलेगा पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इसको हटाएं, चलिए हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दिया हुआ ही नहीं था फ्रिक्शन। if anything is not mentioned in the problem about the surface, roughness of the surface, तो खुद से जानबूझ के आप मुझे मार क्यों करेंगे। मैं कितना बार बोल चुका हूँ, सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोला रहा है। अगर रफ रहेगा तो बोला रहेगा सरफेस इज रफ, राइट। फ्रिक्शन हुआ तो क्वेश्चन बन जाएगा एडवांस का ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं करवाऊंगा, सेम डिटो प्रॉब्लम वही करवाऊंगा एचसीबी का ही, ठीक है। वेट फॉर राइट टाइम। तो फ्रिक्शन अगर हुआ तो नीट में आने का मेरे अकॉर्डिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कम चांस है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया बन जाता है प्रॉब्लम। चलिए सेम डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट। इफ ए particle drop from height h and coefficient of restitution is e, then find out total time of flight. total time of flight जानते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का
इफ ए पार्टिकल ड्रॉप या रिलीज फ्रॉम हाइट h, ड्रॉप का मतलब है कि बिल्कुल उसको छोड़ रहे हैं जीरो स्पीड से, देन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई बोलने का मतलब ऑटोमेटिक हाइट कम होता जाएगा, ठीक है। देन फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब नहीं लेता कि सर ऐसे हाइट कम होता जाएगा। अब मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि इधर जाते रहेगा, आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि आएगा फिर थोड़ा कम हाइट होगा, फिर थोड़ा और कम होगा, थोड़ा और कम होगा, और कितना बार ऐसा होगा वो आपका लुकआउट नहीं है, ये आपका लुकआउट नहीं है, आपको निकालना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। करेक्ट। अब एक मिनट रुकिए, रेस्ट और मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाए थे? बोलते ही नहीं ना, सबसे बड़ा समस्या इन लोगों के साथ यही है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था सर? टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पढ़ाए थे 2u/g, राइट? याद है 2u/g? और किसी पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करते थे अरे यू स्पीड से, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जाने का और आने का अलग मिला था या सेम मिला था? टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, और लास्ट में जब जोड़े थे तो क्या हो गया था 2u/g, राइट? जस्ट इतना ही हिंट दे सकता हूँ, उसको सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट या 5 मिनट भी लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूँ। चलिए, ड्यू टू टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए मेरा सोल्यूशन देखिए आप लोग बताइए स्टूडेंट। फर्स्ट रिबाउंड के लिए जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख सकते हैं 2v'/g, जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ। क्या इसके लिए लिख सकते हैं 2v'/g? उसके बाद इसके लिए लिख सकते हैं 2v'/g एंड सो ऑन। और T1 के लिए क्या लिखें, A से B तक के लिए सिर्फ v/g, इसका सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट है, नॉट टाइम पहला बार में गया है क्या। इसके लिए 2v/g लिखे हैं या सिर्फ v/g? इसमें सिर्फ शायद v/g रहेगा, राइट? तो इसमें ऐसा कमाल किसने कर दिया, ऐसा किसी के दिमाग में आ भी रहा है, इसलिए मैं तोड़ दिया हूँ, राइट? इसमें सिर्फ आया ना, बाकी में आया गया, राइट? बाकी में गया और आया, बट इसके लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आया, राइट? दैट्स व्हाई इसका टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का कितना रहेगा, इज इट v/g? क्या समस्या है भाई, बहुत बड़ा समस्या है। A से B तक के लिए कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ये लिख दीजिए ना, इतने दिन तो पढ़ाए थे, A टाइम 0, राइट? आई कितना हो जाएगा -h
ठीक है। और यहाँ पे -12g टी स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट ले लीजिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h/g अंडर रूट, राइट। यही रहेगा। यस सर। या v के टर्म में करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे स्पीड v मानते हैं v के टर्म में, तब ऐसे कर सकते थे। अगर यहाँ पे 0 स्पीड, यहाँ पे v स्पीड, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, vy इक्वल टू ई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब vy के लिए कितना माइनस v ये 0 माइनस जी इंटू टी, देन टी इक्वल टू वाट v/g, करेक्ट। अब v तो पता ही रहेगा ना स्टूडेंट, √2gh। ओके, तो चलिए अब वैल्यू बैठाते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए v/g, अब v डैश के लिए क्या लिखिएगा e इंटू वी, राइट, यस सर। 2e/v/g। इसके लिए क्या लिखिएगा 2e² v/g, इज इट करेक्ट। फिर क्या लिखिएगा 2e³ v/g एंड सो ऑन। कहाँ तक, n नहीं, जब आपको n पता ही नहीं है होते रहेगा, राइट, तो उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। चलिए इन सब में v/g और इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं सर, 2v/g कॉमन ले लीजिए, एग्री। यस सर। तो क्या मिल जाएगा सर, मिल जाएगा 1 अब प्लस ई ना, ई भी बाहर निकाल लेते हैं, यस। तो 1 प्लस ई अब प्लस e² एंड सो ऑन। तो नहीं लगता है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया जीपी। और इसमें कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो ई, तो और कॉमन रेशियो ई है और ई का वैल्यू, अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो इस यहाँ से यहाँ तक का सम क्या था फार्मूला, 1 माइनस आर के पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो ये था ना। और ये अगर n इन्फिनिटी है तो ये टर्म तो हो जाएगा 0 कम होते होते, राइट। ए भी था, a 1 माइनस आई बाई 1 क्या होता था एक फर्स्ट टर्म दिखा ए इंटू ए, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो क्या है 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो क्या इस ब्रैकेट के लिए जोड़ दें, क्या हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू v/g अब प्लस 2e/v/g, और इसके लिए 1 माइनस e के पावर n, e के पावर n, और अगर n इन्फिनिटी हो गया ऑब्वियसली यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा, राइट। जब नहीं दिया हुआ है तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 ना, तो 1 माइनस ई। अब यहाँ से जो कॉमन लेना है कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू कॉमन यहाँ पे सर v/g ले लेते हैं, राइट, बाद में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2e/1 माइनस ई, करेक्ट। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस ई अब प्लस 2e और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई v/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू v का वैल्यू पुट कर दें √2gh, तो 1 प्लस ए और डिवाइड बाई 1 माइनस, दिस इज द आंसर। और यहाँ पे अगर इसको तोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा √2h/g। ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव आपके लिए हो गया, ये तो पक्का जेई मेन लेवल का ऑब्जेक्टिव हो गया, एग्री हैं या नहीं है। इसको दिया जा सकता है जेई मेन लेवल का। यस सर। ये टफ प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्टिंग है, इस टाइप के प्रॉब्लम को टफ बोलते हैं। मिक्स किया क्या है रेस्ट एंड मोशन को, राइट, और मैथमेटिक्स भी सीक्वेंस एंड सीरीज को, और थोड़ा जोड़ने का तरीका अगर यहाँ से कॉमन लेते तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्टी होता, राइट। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास भी कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही चलते रहेगा, प्रॉब्लम सिर्फ थ्योरी इतना ही था जो पढ़ाए थे। मेडिकल बच्चे समझ में आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बैंक में कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत प्रॉब्लम मिलेगा, और जो कि इस दुनिया का सबसे आसान प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए। तो आज का क्लास यहाँ पे ही रोका जाए। नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइंड करने का कोई तरीका नहीं होता? क्या नंबर ऑफ कोलिजन्स फाइंड करने नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ पे कैसे नंबर ऑफ कोलिजन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, फाइनाइट रहेगा, बट आप काउंट कैसे कर रहे हो? तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इट इज काइंड ऑफ व्हाट, जब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो खुद इमेजिन करना है कितना बार होते रहेगा। सर ये तो बहुत बार होते रहेगा, कम होते 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 होते, इसलिए यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट बहुत, एन इज वेरी लार्ज वैल्यू राइट, इनडिटरमिनेट टाइप का। चलिए ओके, मिलते हैं 6:30 में, तब तक आप लोग ब्रेक ले लीजिए। थैंक यू एवरीवन।